माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपका चैप्टर है ये दैट इज़ इन कंटिन्यूशन टू माय प्रीवियस वीडियोस। हेडिंग थी आपकी इन्फ्लेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, केन्सियन व्यूज़ ऑफ इन्फ्लेशन, types of inflation, theories of inflation, causes and effect of inflation। इतना हमने आपके साथ कंप्लीट कर लिया था अपने पूर्व के वीडियो में। नाउ वीडियो के इस पार्ट में इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड जो एस्पेक्ट है कि इन्फ्लेशन जो है वो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालता है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है। इस दृष्टिकोण से हम आज आपके साथ इस डिस्कशन को लेके आए हैं। तो हेडिंग होगी आपकी इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में बहुत कंट्रोवर्सी है कि इन्फ्लेशन जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। कुछ अर्थशास्त्री का तो ये कहना है कि इन्फ्लेशन जो है रेट ऑफ ग्रोथ के लिए आवश्यक है, विकास की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और कुछ अर्थशास्त्री इस मत के हैं कि इन्फ्लेशन जो है विकास में बाधक होता है। तो जैसे कि अपने पूर्व वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन हमारी अर्थव्यवस्था की वो स्थिति है जिसमें क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो राइज हो जाती है, मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। दैट मीन्स लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जब कीमतें लगातार इकोनॉमी में बढ़ रही हैं तो परचेजिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी जो है वो पहले की अपेक्षा इस पर भी अपना प्रभाव छोड़ती है। बढ़ी हुई जो कीमतें हैं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन जो है अर्थव्यवस्था के लिए फेवरेबल है या नहीं, इस एस्पेक्ट को लेते हुए हम दो पक्षों में इस पोर्शन या इस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन प्रमोट्स डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत वो अर्थशास्त्री आते हैं जिनका ये मानना है कि इन्फ्लेशन जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फेवरेबल है और इन्फ्लेशन से ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो अर्थशास्त्री आती हैं उसमें विशेष रूप से रॉस्ट्रो का नाम आता है, रॉबर्टसन का नाम आता है, किन्स और कॉडलर। ये अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। अपनी इस विचारधारा की पुष्टि के लिए इन्होंने जो तर्क दिए हैं, अब हम लोग उस पॉइंट्स को देखेंगे। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इन्फ्लेशन जो है प्रोडक्शन में वृद्धि करता है या उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करता है। कैसे? इट क्रिएट्स एन ऑप्टिमिस्टिक एटमॉस्फेयर in the country that provide necessary inducement to investment। हमने ये बात स्पष्ट करी आपको कि इन्फ्लेशन के समय क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाता है, लोगों के पास अधिक इनकम हो जाती है। इस बढ़ी हुई इनकम को देखते हुए लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ जाती हैं और प्रोड्यूसर इससे आकर्षित होकर डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की मात्रा को या प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे डेवलपमेंट को प्रमोट करता है।
इसमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज करती है, क्योंकि जब लोगों की आय बढ़ती है, क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने का मतलब है कि लोगों की आय बढ़ती है, तो लोग अपनी आय का कुछ पोर्शन तो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं और उसी आय में से कुछ पोर्शन सेविंग्स के लिए भी रखते हैं। इन्हीं सेविंग्स से कैपिटल फॉर्मेशन होता है और इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में होता है। इट गिव्स फर्दर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट जेनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। जब इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ाई जाती है तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन के बढ़ते ही एम्प्लॉयमेंट की डिमांड भी बढ़ जाएगी और जिससे लोगों की इनकम भी बढ़ती है। तो इन्हीं सब तर्कों से, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ता है, तो इन्हीं सब तर्कों के आधार पर इन अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि इन्फ्लेशन जो है हमारी इकोनॉमी पर पॉजिटिव या फेवरेबल इफेक्ट लेके आता है। नेक्स्ट पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखिए कैसे होता है। इन्फ्लेशन redistribute income in favor of those section of the society having highly propensity to save, that are traders and industrialists. As a result, there is more savings in the country. जब लोगों की इनकम बढ़ती है, प्रोड्यूसर्स की इनकम बढ़ती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो वो लोग सेविंग्स भी अपनी बढ़ाते हैं, जिससे जब सेविंग बढ़ेगी मोर इन्वेस्टमेंट होगा और रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्फ्लेशन देखिए किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। एक अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर V.K.R.V. राव। इनका ये मानना है इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन फोर्स्ड सेविंग इन अ कंट्री। इन्फ्लेशन के द्वारा हमारी इकोनॉमी में सेविंग्स जो हैं वो फोर्सफुली जनरेट होती हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्राइसेस। जब कीमतें जो हैं, इन्फ्लेशन में आप जानते हैं कि कीमतें भी बढ़ती हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैनॉट अफोर्ड टू कंज्यूम मोस्ट ऑफ द थिंग दैट आर मोस्टली लग्जरी आइटम्स, हेंस रियल कंजम्पशन गोज डाउन। इन आइटम्स का कंजम्पशन जो है बढ़ी हुई कीमतों के कारण घटने लगता है और रियल सेविंग्स जो होती हैं लोग अपनी इनकम में बचा के रखते हैं। बचा के रखने की लोगों की प्रवृत्ति होती है कि भविष्य में जैसे ही फेवरेबल प्राइस होगा वो इन आइटम्स को परचेज कर लेंगे। दिस इंक्रीज सेविंग कैन बी यूज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और यही सेविंग भविष्य में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी सहायक बन जाती। नेक्स्ट पॉइंट, मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जो हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, इन्फ्लेशन के दौरान उनकी मोबिलिटी भी इंक्रीज करती है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज रिमेन्स पैसिव इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज lack of banking facilities, people have a tendency to hoard their savings. Underdeveloped countries में हम आपको पहले भी बता चुके हैं लोगों की बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ वगैरह का अभाव होता है, तो लोग जो है अपनी सेविंग्स को अपने पास केवल ऐसे ही जमा करने की लोगों की प्रवृत्ति होती है क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटीज़ अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ में उतनी नहीं होती हैं। When the scope of economic activities is enlarged in the wake of inflation, then hoardings are taken out for use in productive activities.
इन्फ्लेशन के दौरान जब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो ये लोग अपनी सेविंग्स को जो उन्होंने अपने पास होल्ड करके रखी है वो बाहर निकालते हैं, जिससे इसका परिणाम ये होता है कि रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेलरेट करता है या रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सहायक बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये अभी तक आपने जितने भी ये पॉइंट्स देखे, इन अर्थशास्त्रियों का ये मानना था या मानना है कि इन्फ्लेशन जो है कुछ हद तक हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है। इन्फ्लेशन की जो स्थिति है हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट हम देखेंगे, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इन अर्थशास्त्रियों का, इसके अंतर्गत जिन लोगों ने अपनी विचारधारा या जिन अर्थशास्त्रियों ने ये मत दिया है कि इन्फ्लेशन से हमारी अर्थव्यवस्था में एडवर्स इफेक्ट होता है या अनफेवरेबल इफेक्ट होता है, वो लोग इस संबंध में क्या तर्क देते हैं, अब हम लोग इस पर अपने विचार आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो पहला है, इसमें पहली मेन हेडिंग डालिए, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर से देखिए, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इन्फ्लेशन इज अ रिटार्डिंग फैक्टर। इन्फ्लेशन इज अ रिटार्डिंग फैक्टर। इस विचारधारा के समर्थक या इस विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं उनमें नाम आता है सिग्नर का, SINGER। दूसरा नाम है हाबरलर, HABERLER। और नेक्स्ट BR शिनॉय, SHENOY। ये अर्थशास्त्री अपने विचार के संबंध में निम्न तर्क देते हैं। पहला है अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी जो है इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन पुश्ड अप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन के समय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे लेबर जो हैं वो लोग हाई वेजेस की डिमांड करते हैं, जिसके कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, यूनियन वाले जो हैं जब हाई डिमांड करेंगे वेजेस की तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस जो हैं वो बिगड़ते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो जो हैं वो इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। देयर आर फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड प्राइस फॉर द गुड्स, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह जो होते हैं इनकी वजह से प्राइसेस में भी और डिमांड में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इट इम्पार्ट्स एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी टू द इकोनॉमी एंड दिस इफेक्ट एडवर्सली टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑन सेविंग्स। सेविंग्स पर देखिए किस तरीके से विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो फॉल कर जाती है क्योंकि कीमतें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन के दौरान। जब परचेजिंग पावर हमारी घट रही है, हेंस द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग इफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी गोज डाउन। हमने जो अपनी सेविंग्स पहले कर रखी थी उनकी रियल टर्म्स में वैल्यू जो होगी वो अब घट जाएगी, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है और या वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो गई है और कीमतें जो हैं अर्थव्यवस्था में बढ़ रही हैं। इन सब से सेविंग्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले सेविंग्स कर भी रहे थे या जितने प्रतिशत मात्रा में कर रहे थे, अब
उनके मन में ये विचार आता है कि क्योंकि परचेजिंग पावर डिक्लाइन कर रही है या वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर रही है, ऐसी अवस्था में बचत करना लाभकारी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनजस्ट या इन्फ्लेशन जो है ये न्यायपूर्ण नहीं है। इसके लिए कहा जाता है इन्फ्लेशन इज अनजस्ट। अंडर इट्स इम्पैक्ट रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। जब कीमतें लगातार बढ़ने लगती हैं तो जो पुअर क्लास होता है उस पर मुद्रास्फीति का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जो रिच क्लास है वो उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिच है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहज भाव में कर लेती हैं। एंड इट इफेक्ट्स एडवर्सली सोशल वेलफेयर। इससे समाज में इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, सोशल जस्टिस के तौर पे भी ये सही नहीं है, और सोशल वेलफेयर के दृष्टिकोण से भी ये उचित नहीं है कि अमीर लोग जो हैं वो अमीर होते जाएं और गरीब लोग जो हैं वो और गरीब होते जाएं। मतलब अमीरी और गरीबी के बीच की ये जो इनइक्वालिटी है या ये जो एक दीवार है वो और ज़्यादा गहरी होती जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन कंजम्पशन। देखिए, इन्फ्लेशन के समय पीपल whose income rises on account of inflation squander its away in consumption, speculate activities and hoarding instead of directing it to some productive channel. ऐसे लोग जिनका इन्फ्लेशन के समय आय बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, वो लोग क्या करेंगे? कंजम्पशन तो वो ऑलरेडी पहले ही कर लेते हैं, उनकी कंजम्पशन की उनकी नीड्स वैसे ही पूरी हो रही थी। इस बढ़ी हुई इनकम से वो लोग अधिकतर देखने में आया है कि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ या चीज़ों को होर्डिंग करने में, होर्ड करने में, या चीज़ों को जमाखोरी जिसे कहते हैं हम, उसके प्रति इन लोगों की रुझान या झुकाव जो है वो बढ़ जाता है, और ये सामाजिक हित में नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि इन्फ्लेशन के समय इंपोर्ट जो हैं हमारे बढ़ जाती हैं और एक्सपोर्ट जो होती हैं वो घट जाती हैं क्योंकि कीमतें हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, प्राइस लेवल जो हैं ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में प्राइजेस ऑफ इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल राइज कर जाता है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकम एडवर्स। इंपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट की डिमांड घट रही है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो जाता है। देयर डेवलप एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो जाती है और इट इफेक्ट्स एडवर्सली टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और यू कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन की स्टेजेस हमने आपको बताई थी, क्रिपलिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन पे यदि कंट्रोल नहीं लगाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसको हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। हाइपर मीन्स एक्सेस, जिसमें कि हमारी अर्थव्यवस्था आउट ऑफ गियर हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। Inflation is also criticized on the ground that once it takes place, there is no limit to it. जब कीमतें बढ़ने लगती हैं लगातार तो एक ऐसी स्थिति आती है कि क्रिपलिंग इन्फ्लेशन के बाद, वॉकिंग के बाद, रनिंग के बाद गॉल्पिंग इन्फ्लेशन और देन इट्स हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही
हानिकारक होती है. देयर इज ऑलवेज अ डेंजर दैट माइल्ड इन्फ्लेशन में ग्रेजुअली becomes into hyperinflation. It would be folly to take a flip-plant attitude toward mild inflation. इसलिए कहा जाता है कि जब अर्थव्यवस्था में बहुत माइल्ड इन्फ्लेशन भी हो तो हमें उसी समय से सतर्क हो जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न न हो. तो देखिए यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ इन्फ्लेशन कहा है, कुछ दूसरी तरफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन. अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तर्क रखे हैं. तो सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंक्लूड रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपस में कैसा कोरिलेशन है, कैसा सहसंबंध है. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या पॉजिटिव है तो कितने % का है, नेगेटिव है तो कैसा, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल रहा है. अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करी जाए तो इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट प्लान पीरियड, दैट मीन्स ड्यूरिंग फर्स्ट 5-year प्लान्स, प्राइस रिमेन्ड लो. फर्स्ट 5-year प्लान के समय कीमतें जो थीं बहुत कम थीं, यट इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज सैटिस्फैक्ट्री. तो यहाँ पे देखिए ये फिनोमिना चेंज हो गया कि इन्फ्लेशन जो है अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव डाल रहा है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इन्फ्लेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन हर समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे और दैट फॉलिंग प्राइजेस इनवेरिएबली प्रूव कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ. हमेशा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बढ़ती हुई या घटती हुई कीमतें जो हैं अर्थव्यवस्था के लिए क्या प्रभाव डालेंगी. वास्तव में यदि एनालाइज किया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट केवल इन्फ्लेशन से ही नहीं, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो कोई निर्धारण या कोई निष्कर्ष स्वरूप हम ये नहीं कह सकती हैं कि इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है या इट इफेक्ट्स एडवर्सली. तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हमारा पूरा होता है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है. ये अवश्य है कि इन्फ्लेशन जो है या बढ़ती हुई कीमतें जो हैं नंबर ऑफ तरीके से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे प्रभाव डालती हैं, बट there are other factors also that affects economic growth. I hope you have understood this concept very clearly कि inflation, what is the relation between economic development and inflation. Thank you so much.